अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है श्याम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन और ख़ास तौर पर सीएसएस प्रिपरेशन से वाबस्ता स्टूडेंट्स, ये ख़बर सीएसएस रिफॉर्म्स की कुछ ही घंटों से काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पर भी और ओवरऑल भी काफ़ी हलचल मची हुई। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए आपको मैं दो चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ। एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी डेवलपमेंट को एकेडमिकली एनालाइज कैसे करते हैं, और दूसरा फिर स्पेसिफिकली कि ये रिफॉर्म्स किस बला का नाम है। सो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये सारा एकेडमिक होगा। इस आइडिया को आप मुख्तलिफ दूसरी डेवलपमेंट्स पे फिर उसकी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरलाइज्ड एनालिसिस एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में होते कैसे, और साथ साथ स्पेसिफिक बात तो चलेगी रिफॉर्म्स की। तो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करके बात को लेके चलेंगे। पहली बात होगी हमारी, और वो होगी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि क्या ये रिफॉर्म्स पॉसिबल हैं या नहीं हैं। दूसरी कॉन्टेक्स्ट में फिर हम इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे इस पूरे के पूरी डेवलपमेंट का, और तीसरी कॉन्टेक्स्ट में फिर हम कुछ क्वेश्चंस छोड़ेंगे, और यूं ये हमारा एक एकेडमिक एनालिसिस भी होगा और आपको ये सीएसएस रिफॉर्म्स क्या हैं इनका भी अंदाजा हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिनमें ऑफ कोर्स सीएसएस भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, और ख़ास तौर पे इसमें जो स्पेशलाइज्ड कैडर है वो भी हरगिज़ कतई नई चीज़ नहीं है। हम दुनिया में पहले मुल्क नहीं होंगे कि जो स्पेशलाइज्ड जो कैडर है उसको इनिशिएट करेंगे या हम स्पेशलाइज्ड पीपल को एंगेज करेंगे। One single example is sufficient to understand this idea. बेंगलुरु को अगर आप स्टडी कर लें, इंडिया के शहर को, तो 1990s के शुरू में वो कैसा परफॉर्म कर रहा था और 1990s के एंड में आके वो कैसा परफॉर्म करना शुरू हुआ। वहाँ स्पेशलाइज्ड पीपल, चाहे वो पब्लिक ऑफिस में थे या नहीं थे, सरकारी मुलाजिम थे या नहीं थे, लेकिन स्पेशलाइज्ड पीपल को एंगेज किया गया शहर के हालात को बेहतर करने के लिए। ऑनलाइन पड़ा हुआ है गुड गवर्नेंस, जहाँ भी कहीं आप अच्छा बुक जो गुड गवर्नेंस का है वो बेंगलुरु के बगैर, केस स्टडी के बगैर पॉसिबल ही नहीं, तो मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं कि कैसे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने बेंगलुरु के हालात बदलने के लिए। सो ये स्पेशलाइज्ड कैडर बहुत अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, नंबर 1। अब हमारे स्टूडेंट्स को का जो इशू कि जी डॉक्टर क्या करेंगे, इंजीनियर क्या करेंगे, क्या उनको अलाउ होगा नहीं होगा, वो एक अलग चीज़ है। हम पहले एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उसके लिहाज से दैट्स वेरी गुड एक चीज़। अब आ जाते हैं फिर स्पेसिफिकली किसको एनालाइज करते हैं। किसी भी डेवलपमेंट को एनालाइज करने के लिए आपको उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है समझना। आप लेट्स से मैं कहूँ जी आए जी कश्मीर के मसले पे बात करते हैं, हल करना है कश्मीर का मसला, आप हल नहीं कर सकते जब तक कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होगा, सही। सो ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हम जब इन सीएसएस की रिफॉर्म्स, हमारे यहाँ ये जो डिबेट पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा इसको जो है वो हाइप क्रिएट हो जाती है, तो इसकी 2 बड़ी हमें कंटेक्चुअलाइजेशंस मिलती हैं अपने पास्ट में। पहली 2013 की है, एहसन इकबाल साहब जो है वो प्लानिंग डिवीजन के इंचार्ज बन गए और उन्होंने जनाब इसको इनिशिएट करवाना शुरू किया। हम स्क्रीनिंग भी लेके आएंगे, हम रिफॉर्म्स करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो एक पैनिक की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी। कुछ भी नहीं हुआ उस वक़्त। क्यों नहीं हुआ वो हम अगले हेडर में बात करेंगे। दूसरा फिर हमारे यहाँ सीएसएस रिफॉर्म्स का जो ये एक हाइप बनी, ये बनी जब इशरत हुसैन साहब ने अपनी पहली किताब लिखी गवर्निंग द अनगवर्नेबल। उसमें क्लियरली उन्होंने बताया कि जनाब 1990 से पहले क्या हमारे कॉन्टेक्स्ट क्या थे और 1990 के बाद हमारे प्रेजेंट क्या बनना, डेवलप होना शुरू हुआ। और उसमें एक डिटेल चैप्टर में उन्होंने सिविल ब्यूरोक्रेसी
के स्ट्रक्चर को, ठीक। फिर उसके बाद उनकी एक अगली किताब आई जो लेट आई थोड़ी सी, ठीक है, एलिटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। उसमें भी उन्होंने जो है वो हल्का हल्का इसको पेंच करना शुरू किया, और फिर वो ज़ाहिर एडवाइज़र भी। 2018 में ये दूसरी दफ़ा जब ये काम उनकी पहली किताब के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर ये सारा, किताब तो पहले आ गई थी लेकिन हाइप 2018 में जब वो एडवाइज़र बन गए। सो उस वक़्त भी यही चीज़ें थी, हो रहा है काम, हुआ तो कुछ भी नहीं। माँ सवाई 16 में सिलेबस चेंज हो गया। अब सिलेबस भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड हैं स्टूडेंट्स के पास, उन लिमिटेड ऑप्शंस में स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर पाता, टू बी ऑनेस्ट। तो वो उसको एटलीस्ट जो है वो सिलेबस का पैटर्न तो जो है उसको तो देखना पड़ेगा। खैर वो एक अलग हमारी सेपरेट बात है। लेकिन ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के जनाब 13 और 18 में ये पास्ट में होता रहा। अच्छा, अब उससे हुआ क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। जब तक याद रखें कोई भी चीज़ ऑफिशियल ना आ जाए, तो जो कोई, इवन मैं या कोई स्टूडेंट भी, टीचर भी, एकेडमी भी, अखबार भी, कुछ भी, वो सिर्फ स्पेकुलेशन है। खबर ज़राए ने बता दिया है, ये हो गया है, ये हो गया है। ये जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल ना हो जाए उस वक़्त तक पैनिक करने की ज़रूरत कोई नहीं है। ऑफिशियल हो जाए तब भी आपको टाइम मिलेगा उस नए जो पैटर्न है उसके मुताबिक प्रिपरेशन का, ये ज़हन में रखिएगा। तो एक तो ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन होगी। अब कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के साथ अब इसमें कुछ ज़रा हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करें तो इसके एस्पेक्ट्स को देखना है। ऑफ कोर्स स्पेशलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड कैडर एक अच्छी चीज़ है। उससे हमारे स्टूडेंट्स में सवाल आता है जी हम क्या करेंगे, तो टेंशन नहीं है, आपको कंपलसरी के साथ आपने जिस ग्रुप में जाना है उस ग्रुप के ऑप्शनल आपको दे दिए जाएंगे। आपने उसकी तैयारी करनी, आप बुक से तैयारी करें, आप टीचर से तैयारी करें, आप एकेडमी से तैयारी करें, आप ऑनलाइन देख लें, आपने उसकी तैयारी करनी, पेपर देने, आप मेरिट पे आ गए तो आप आ जाएंगे। सही, डिग्री का कहीं कोई जो है वो जिक्र नहीं है। वो स्पेशलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट जो है वो अदर देन दिस, जो एग्जामिनेशन है उसके अदर देन दिस है। सो इन दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना। और अगर सपोज अगर मैं गलत भी हूँ, दोनों चीज़ें मिक्स हैं, तब भी ऑप्शंस जर्नल कैडर की बंद नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशनली बंद नहीं हो सकती, तो पैनिक ना क्रिएट करो, ठीक। अगर आप समझते हैं कि आप डॉक्टर इंजीनियर हैं और सीएसएस की नई रिफॉर्म्स आती हैं और उन रिफॉर्म्स में जनाब डॉक्टर इंजीनियर को कहा जाता है कि सॉरी आप स्पेसिफिकली जनाब हेल्थ के सेक्टर में या पब्लिक जो वर्क्स के सेक्टर में उसमें ही आपको हम इंगेज करेंगे और कहीं नहीं करेंगे, तो भाई स्टेट है, स्टेट की पॉलिसी है, स्टेट ने को हरफे आखिर तो नहीं कह दिया हुआ कि सीएसएस वैसा ही होगा। सो पैनिक ना लें, ठीक है, आने दें ऑफिशियली उसको। सो ये टू अर्ली टू से। लेकिन अगर जिस तरह मैं समझता हूँ कि ऑप्शन अवेलेबल होगी, ठीक है, लिमिटेड हो जाएंगी लेकिन अवेलेबल होंगी। देन उसके बाद इसमें एक आइडिया है स्क्रीनिंग टेस्ट का। यस, स्क्रीनिंग एक बहुत अच्छी चीज़, लेकिन अगर स्क्रीनिंग कोटा सिस्टम के साथ है, अगर कोटा के बगैर है, तो उसमें फिर छोटे सूबों का स्टूडेंट इफेक्ट हो जाएगा। तो हम होपफुल कि वो कोटा के साथ स्क्रीनिंग होगी, उसके बगैर नहीं हो सकती। और उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। चारों सूबों में उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो प्रोविंसेस की हैं उसमें वन वे और दी अदर 100 मार्क्स का एक पेपर ऐसा मौजूद है। केपीके का आई एम डाउटफुल, लेकिन बाकी 3 जगहों पर ये मौजूद है, स्क्रीनिंग के नाम पे 100 मार्क्स का पेपर। अब अगर वो 200 मार्क्स का हो जाए तो क्या है, आपने तैयारी तो की हुई है, आप उसको जाके अटैम्प्ट करेंगे और बड़ा कम उसका पासिंग रेशो होगा, लेकिन जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है वो सारा निकल जाएगा। सो घबराने की ज़रूरत कोई नहीं। घबराएं उस वक्त अगर उसमें कोटा ना हुआ, तब सारा पंजाब सारे का सारा मेरिट पे ज़्यादा आगे आ जाएगा, तो कोटा डेफिनेटली होगा। नहीं होगा तो एक रिट की मार नहीं होनी ये रिफॉर्म्स, ये बिलीव करें, तो घबराएं मत, ठीक। और इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते पॉलिसी मेकर कि वो छोटे सूबों का हक रख के और जो है वो ओपन कर दें स्क्रीनिंग टेस्ट, ऐसा नहीं होगा। कंप्यूटराइज्ड स्क्रीनिंग उससे भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कोटा के साथ हो,
उसके बगैर नहीं। अब जहाँ तक आगे हम देखते हैं कि क्या आप जो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बदलने जा रहे हैं या इसमें थोड़ी सी तब्दीलियां करने जा रहे हैं, तो क्या ग्रास रूट लेवल पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी इजाज़त देता है? आप CTP, STP, मिलिट्री अटैचमेंट, फिर UT शेप, इस तमाम के प्रोसेस में आपको एक ब्यूरोक्रेट बनाना करोड़ों में पड़ जाता है। और अब आप हर डिपार्टमेंट के लिए अलहदा कॉन्टेक्स्ट, अलहदा एग्जामिनेशन, अलहदा फोरम्स, अलहदा जो है वो का पूरा स्ट्रक्चर, क्या आप इसको अफोर्ड कर सकें? मे बी पॉसिबल कि एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म हो, लेकिन अगर सेंट्रलाइज्ड ही रखना है तो ऑलरेडी हो तो रहा है। सो आप जो भी अल्टरनेटिव इनकी ट्रेनिंग, इनकी जो है वो इनको आपने ब्रॉटअप करना ना, एक तरह का रियासत का नौमौलूद बच्चा होता है ब्यूरोक्रेट, जिस पे रियासत इन्वेस्ट करती है, उसको बनाती है, करोड़ों लगते हैं उस पर। तो क्या वो ग्रास रूट लेवल पर आप अपने हेल्थ, एजुकेशन, लोकल बॉडीज़, ये जो कोरोना का इशू, और फिर आपका यहाँ डेंगू भी पेश है, उसने भी आ जाना है अभी कुछ ही अरसे में, तो वो तो आपको साथ छोड़ के तो नहीं गया। तो क्या इन तमाम चीज़ों में फिर आपका जो ये 18th अमेंडमेंट की वजह से आप रो रहे हैं कि जनाब फेडरल सॉरी वफाक का जो है वो हिस्सा वो ज़्यादा होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने एक जो है स्टेटमेंट भी दे दी है कि सूबे जो है वो भी डिफेंस में, दुनिया में कहीं नहीं होता, तो डिफेंस में आप भी जो है वो दें, हालांकि दुनिया में कहीं नहीं होता, ये तो वफाक का काम, खैर बेवकूफ़ वाली बात है। सो क्या आप इतने जो महाज खोले हुए हैं, इतने जो एक्सपेंसेस हैं, GDP आपका इतना डाउन जा रहा है, उसमें आप ये इस तरह का वेंचर ले सकते हैं? आई बिलीव नहीं ले सकते। अगला सवाल, ये जो सारे का सारा जो आपका ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है, ये सारे का सारा ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर पहले ही बड़ा तंग है 18th अमेंडमेंट की वजह से। पहले फेडरल सेक्रेटरीज होते थे, अब कई फेडरल सेक्रेटरीज नहीं हैं, अब जी प्रोविंस में आ चुके। तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, वो तो 18th अमेंडमेंट से ही पहले काफ़ी थोड़ा सा तंग है। सूबों से PMS वाले जो है वो सीटें बढ़ती जा रही हैं, उनकी तरफ एक यू नो वो वैसे ही जिस तरह ब्राह्मण और अछूत का रिलेशन होता है, फील किया जा सकता है इसीलिए। सो क्या ऐसी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपको ऑल टुगेदर जो है वो इतनी बड़ी की तब्दीलियां जो है वो करने देगी? आई डाउट, नहीं करने देगी। अल्लाह करे हो जाए, अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान तरक्की करे, हम तो क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे हैं कि ये आखिर में आके हमारे सवाल आ रहे हैं ना कि इनका क्या, इनको कैसे हैंडल करेंगे आप? जनाब, रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नथिंग टू डू विद इंडक्शन। आप ये समझें कि आप इंडक्शन के जरिए एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बना लेंगे तो दिखा दें कि दुनिया में कहाँ पे ऐसा होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी स्टेट डिपार्टमेंट वो अपनी इंडक्शन खुद करता है, बाकी इंडक्शंस जो हैं वो तो ओवरऑल होती हैं, और स्टेट डिपार्टमेंट की जो इंडक्शंस होती हैं वो सबको पता है कि जितना मर्जी पढ़ा लिखा बंदा हो उसने ज़ुबान वही बोलनी है जो उसको पेंटागन ने बतानी है, तो उसकी क्या क्रिएटिविटी है। दुनिया के मसाइल ना हल कर दे फिर स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिका के मसाइल ना हल कर दे स्टेट डिपार्टमेंट, ठीक, कि वो लेते ही वो स्पेशलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट में लोगों को, डिग्री वाले लोगों को लेते हैं, स्पेशलाइज्ड लोगों को लेते हैं, तो दुनिया की बेहतरीन जो है वो सर्विस हो, मसले हल कर दे सारे। ये मैं सटायर में कह रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप पैनिक ना हो, जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं आ जाती उस वक्त तक इट्स टू अर्ली टू से। मैं पास्ट में भी यही करता आया हूँ, अभी भी यही कर रहा हूँ। इस दफ़ा ज़रा साथ मकसद एक ये भी है कि स्टूडेंट्स को एकेडमिकली चीज़ एनालाइज करना आ जाए, एडमिनिस्ट्रेटिवली, ठीक है, क्रिटिकली, कि आप उसको देख रहे हैं कि हाँ कॉन्टेक्चुअलाइजेशन बना रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। अब सजेशंस की तरफ आ जाते हैं कि अब हमारे दो टॉपिक्स हमारे इकट्ठे थे, ये एक था स्टूडेंट्स में पैनिक हो रही है और दूसरा CSS की जो है वो रिफॉर्म्स, ये पॉसिबल हैं नहीं है, हमने इन दोनों को जोड़ा है।
ठीक है जी। तो सजेशंस में, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो बड़ी इमोशनल सोसाइटी है, पैनिक हो जाते हैं, तो जनाब हमें वेट करना चाहिए जब तक चीज़ें ऑफिशियल ना हो जाएं। हमें पैनिक नहीं करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हम पैनिक कर जाते हैं, और वो हमारी रूट्स में है, वो हमारी सोसाइटी की रूट्स में है, उसके ताल्लुक हमारी सोसाइटी के साथ हैं। एक अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा मौजूद है। जब तक वो अनसर्टेनिटी, और वो हर शुबे में अनसर्टेनिटी मौजूद है, जिसका फिर इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी पे पड़ता है, और यू मी बीइंग पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो हर डेवलपमेंट से फिर उस पैनिक क्रिएट होती है। सो जब तक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं बनती है। सो ये एक बड़ा लंबा एक जो है कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने एडवाइज़र्स को रोकें, कि उनके एडवाइज़र्स विदाउट एनी ऑफिशियल इंटीमेशन वो इस तरह चीज़ों को स्प्रेड ना करें न्यूज़ में। न्यूज़पेपर्स को चाहिए कि वो ऐसी खबर को लेके आए कि जो प्रपोज़ल अप्रूव हो गया हो। अभी कुछ दिन पहले शहजाद अरबाब साहब वाला जो स्पेशल CSS वाली बात आ गई, ठीक है जी। अब हाँ, हर बंदे को पता है जनाब कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है, सब ने तारीफ़ें शुरू कर दी, जो है वो हमने थोड़ा सा उसको सवाल उठाए तो हमें जो है वो क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया। तो ठीक है, हमने तो ये बेहतर समझा कि आइंदा के बाद हमने ओके जी बस ठीक है, अब अपने काम से काम रखें, हमें ज़रूरत ही नहीं है दर्द सर लेने की या दर्द लेने की। अभी भी यही हो रहा है। सो न्यूज़पेपर्स और जो भी एडवाइस, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपने एडवाइजर्स को कहे कि भाई प्रेज करो, जब तक एक चीज़ ऑफिशियल ना हो जाए उसको क्यों, क्या करना, क्या आपने इस तरह लोगों को बता के हम ये करने जा रहे हैं। जबकि मेरी जो रिपोर्ट मेरे पास है वो तो ये है कि ये मैंने एक वीडियो भी लगाई थी 2-3 महीने पहले, जब एक इशू बना था तो मैंने भी एक रिपोर्ट लगाई थी। जब एक टीचर ने कहा था स्क्रीनिंग आ रहा है, तो मैंने कहा भाई आ रहा है तो कोटा के साथ है, उसमें मैंने भी बात की थी। उस वक्त की बात है ये कि इस मीटिंग का अहवाल ये है कि इन्होंने रखी यही बात कि जी 16,000 स्टूडेंट हमारे यहाँ पेपर देता है। तो जो इसके हक में नहीं थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि जनाब इंडिया में तकरीबन 80,000 से 1 लाख बंदा पेपर देता है स्क्रीनिंग हो के। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी वो 1 लाख बंदा अगर पेपर चेक कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते 16,000। अब मेरे तक तो ये बात पहुंची, क्या प्राइम मिनिस्टर ने इसका अप्रूवल दे दिया है? तो कहाँ है नोटिफिकेशन? तो ये पूरी चीज़ जब तक कंप्लीट पैकेज ऑफिशियली अनाउंस ना हो जाए तो एडवाइजर्स गवर्नमेंट के प्लीज़ वो इसकी तरह ना फैलाएं बात को। और दूसरी तरफ न्यूज़पेपर्स भी, ये ज़रूरी है। आपका माशरा ऑलरेडी स्ट्रेस में है, आप उसमें और ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देते हैं। और इस दफ़ा तो वैसे ही 2021 में कम लोगों ने अपेयर होना है। कुछ कोरोना का इम्पैक्ट भी, कुछ पिछले साल बहुत ज़्यादा लोगों ने रिफॉर्म्स आ रही हैं अप्लाई कर दिया। सो ये इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अच्छा आइडिया है, मुल्कों में शहरों में अप्लाई होता नज़र आया भी है, ठीक है जी। क्रिटिकली क्या हमारे पास ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि हम अपनी मेन स्ट्रीम इश्यूज़ को छोड़ के यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें? ठीक है, नहीं है, हम तो, मैं तो आपको एक बता रहा हूँ कि चीज़ आप इसको हाँ ले सकते हैं। अगर आप मानते हैं, आप इस आर्गूमेंट को ले जाएंगे यस हमारे पास वसाइल हैं या इस पैटर्न से हमारे वसाइल बेहतर हो सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि नहीं हमारे पास वसाइल नहीं है, लेकिन आर्गूमेंट को लिखना कैसे है ताकि आप वो भी इससे समझें कि एक 20 नंबर का सवाल सपोज आ जाए तो उसको कैसे करना है। और फिर हमने जो है वो इसको कॉन्टेक्चुलाइज किया। कॉन्टेक्चुलाइज मतलब, अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये एडवाइज़र जो इर्द गिर्द हैं बस ये अपना मंजन बेच रहे हैं और बाहर साल के बाद कह देते हैं आई जी रिफॉर्म्स आई हैं जी रिफॉर्म्स, ठीक है जी। और फिर जो है वो स्टूडेंट्स में पैनिक होती है, लो जी अभी दे दो, पता नहीं अगली दफ़ा क्या हो जाए। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, हम पूरी एकेडमिक बात कर रहे हैं। और फिर हम सवाल उठा रहे हैं और हम सजेशंस दे रहे हैं। एक आधा पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव का, 1-2 पॉइंट क्रिटिकल के, 1-2 सवाल, 1-2 सजेशन, ये 20 नंबर में आप पूरा कर लेंगे। तो मकसद आपको ये समझाना कि एकेडमिक एनालिसिस कैसे करते हैं, और मकसद साथ ये समझाना कि ये CSS की रिफॉर्म्स का स्ट्रक्चर ये कुछ भी नहीं है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होना।
मौके सबके लिए होंगे, लेकिन जिस जो है जिस पैटर्न में ये एडवाइज़र्स, दोनों एडवाइज़र्स, जिसने पहले भी बात की और जो अब ये वाले भी, सो बस ये जो है वो इससे पैनिक की क्रिएट होती है। तो इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल ना हो ये कोई स्टेटमेंट ना दे। इसके साथ जी कुछ मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। ईद के बाद इंशाल्लाह जो मेरे पेंडिंग स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मेरे पास लाहौर में पढ़ रहे थे, मैं उनको, ज़ाहिर है लॉकडाउन तो रिलैक्स हो गया, लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का लॉकडाउन है वो तो अभी चलता जा रहा है। तो मेरी यही था कि जब तक लॉकडाउन रिलैक्स नहीं होता ओवरऑल तो उस वक्त तक मैं नहीं करूँगा, लेकिन अब क्योंकि हो रहा है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो बंद ही रहनी, तो फिर जितना मेरा स्टूडेंट है उस सारे को मैं ऑनलाइन जो है वो शिफ्ट कर रहा हूँ। ईद के फ़ौरन बाद मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लाहौर में मेरे से पढ़ रहे थे उनको मैं आईआर और पॉलिटिकल साइंस, ये उनके दो डिफरेंट ग्रुप्स में मैं उनको जो है करवाऊँगा। बाहर से अगर स्टूडेंट लेने पड़े तो हम अनाउंस कर देंगे, वरना इतने जो ऑलरेडी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी हैं। और बड़ी ईद के बाद ख़ास तौर पर जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं, आपको लाहौर आने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी ईद के बाद इंशाल्लाह अगस्त के मिड में अगर जैसे यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को जो है वो इजाज़त मिल गई ऑपरेटिव होने की, वो जैसे ही इजाज़त मिली तो इंशाल्लाह जो है वो हम स्कोप सीएसएस क्लब का सिंध कैंपस जो है वो ओपन करेंगे और मैं वहाँ पे फिर यानी कि कुछ दिन मैं लाहौर और कुछ दिन मैं उस सेंटर पे हुआ करूँगा। सेंटर अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमने कहाँ पे, लेकिन ज़्यादा कोशिश वही होगी कि उस एरिया में हमारा सेंटर हो कि जहाँ से लोग जो एस्पिरेशन रखते हैं लेकिन लाहौर आ नहीं पाते, वसाइल की वजह से भी और घर की मसरूफियात की वजह से भी, और ख़ास तौर पर फिर सिंध में जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको भी इंशाल्लाह हम अपने फोरम के ज़रिए एड्रेस करेंगे। काफ़ी तालिबात जो हैं वो नहीं लाहौर आ सकती, तो हम सीएसएस स्कोप क्लब को सिंध चैप्टर इंशाल्लाह जो है वो हम शुरू करेंगे जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा। ऑल द वेरी बेस्ट जी, और दुआ कीजिएगा। मैं पीएचडी इंशाल्लाह अगले वीक में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा तो देन फिर आई विल परस्यू फॉर पोस्ट डॉक होपफुली, एंड लेट्स सी कि आगे फ्यूचर क्या होता है। ऑल द बेस्ट जी, अल्लाह हाफिज़।